यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 तैयारी कर लो, ऐप बुक से है। ठीक है। देशों एवं यूनान राज्यों की शारीरिक शिक्षा। यूनान में शारीरिक शिक्षा क्या क्या होती थी यूनान में देखते हैं। होमर काल 850 ईसा पूर्व, स्पार्टा काल 800 से 77 ईसा पूर्व, पूर्व एथेंस काल। 4 कालों में बांटा गया, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। ठीक है। होमर काल का काल होता है 850 ईसा पूर्व से। ठीक है। यह होमर काल में नेत्रहीन कविता, जिसके नेत्र नहीं थे, नेत्र दिखता नहीं था, कौन था? होमर, यूनान का गुरु था। होमर को यूनान का गुरु कहा जाता है, जिसने इलियाड तथा ओडिसी महाकाव्य जैसी रचना की थी। इन्होंने होमर ने इलियाड तथा ओडिसी जैसी महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है। होमर ने अपनी रचना इलियाड में तीरंदाजी, मलयुद्ध, रथ दौड़, भाला फेंक, हैंडबॉल आदि सारी क्रियाओं को वर्णन कर रखा है। किसमें? इलियाड में ना। इसने होमर की रचना था इलियाड और ओडिसी। ठीक है। इसमें तीरंदाजी गेमों का वर्णन कर रखा है। इस काल में फ्यूनरल गेम्स का आयोजन होता था। किसका? फ्यूनरल गेम्स का आयोजित होता था। नगर में किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के बाद देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि खुश करने के लिए खेलों का आयोजन किया जाता था यहाँ। ठीक है। करवाया जाता था। जो माइसीनियाई यूनानी समाज की एक नियमित विशेषता थी। इलियाड में पैट्रोकल्स नामक व्यक्ति के सम्मान में एथिक्स अकीलीज द्वारा आयोजित अंतिम संस्कार खेलों का वर्णन किया गया है। बालकों की शिक्षा का एकमात्र जरिया था बुजुर्ग थे। कौन से? बालकों की शिक्षा दी जाती थी बुजुर्गों के द्वारा दी थी, और उन्हें आम सभाओं या बाजारों में विभिन्न मुद्दों पर विवाद करते हुए सुनते थे। बच्चे सेना के लिए लोग क्या करते थे? सेना के लिए लोग उक्त दी गई शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास करते थे, यानी कि सेनाओं के लिए शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास करते थे। इस दौरान नागरिकों को मैन ऑफ विजडम कहा जाता था। ठीक है। कोई भी औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी यहाँ कैसी व्यवस्था नहीं थी। और देखते हैं इलियड महाकाव्य में यूनान व ट्रोय के मध्य चलने वाले 10 वर्षीय युद्ध का वर्णन है। इस ग्रंथ का मुख्य पात्र है एकिलीज। इसका मुख्य पात्र क्या है? एकिलीज। क्या है मुख्य पात्र? एकिलीज है। ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? होमर काल हो गया। अब स्पार्टा काल कोई शास्त्रीय युग तथा क्लासिकल एज भी कहा जाता है। इसे क्लासिकल एज यह भी कहा जाता है। इसे टोटलिटेरियन राज्य, टोटलिटेरियन सिटी स्टेट भी कहा जाता है। सर्वसत्तावाद भी कहा जाता है। अधिनायकवादी भी कहा जाता है। इसे लेसेडेमोनियन भी कहा जाता है। ठीक है। ये इसे स्पार्टा काल में कहा जाता था। इस राज्य के इतिहास में सबसे बेहतरीन सैनिक तैयार किए जाते। स्पार्टा काल में क्या होता है? सबसे बेहतरीन सैनिक तैयार किए जाते थे, जिन्हें अनुशासन, समर्पण, देशभक्ति, आज्ञाकारी, वीरता, निष्ठा आदि कोई मुकाबला नहीं था। इनका कोई करने वाला इतना शास्त्रीय था। इसे मैन ऑफ एक्शन भी कहा जाता था। ठीक है। राज्य सर्वोपरि व्यक्ति के पास जीने का अधिकार नहीं था। यहाँ सर्वोपरि व्यक्ति के पास जीने का अधिकार नहीं था। वे सिर्फ राज्य के आदेशों की पालना किया करते थे। ओनली आदेशों की पालना किया करते थे। लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई औपचारिक साधन नहीं था, यानी कि लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं थी।
उन्हें केवल कम तीव्रता व्यायाम करवाए जाते थे स्पार्टा काल में। ठीक है, यहाँ कला, गणित, दार्शनिक योग्यताओं को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। ठीक है, गणित को, कला को सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, स्पार्टा में होने वाली गतिविधियों में कुश्ती सबसे पसंदीदा, सबसे बेहतरीन बताई जाती थी कुश्ती स्पार्टा काल में। स्पार्टा नगर यूरोटास नदी के किनारे था। किसके? स्पार्टा नगर यूरोटास नदी के किनारे था। किसके था? यूरोटास नदी के किनारे था। अगर नवजात शिशु कमज़ोर है तो उसे राज्य सेवा न कर पाने की योग्य लगने पर माउंट टाइगेट्स से फेंक दिया जाता था। यानी कि जो सैनिक, जो ऐसे लगता था ये कमज़ोर बालक, इसको माउंट टाइगेट से नीचे फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था। 0 से 7 साल के बालक माता के संरक्षण में रहता था। 7 से 20 वर्ष की आयु, 7 से कठोर अनुशासन की जीवन आरंभ होता था। 7 साल से 20 वर्ष कठोर सैनिक, 20 वर्ष की आयु बाद सैनिक बना दिया जाता था। ठीक है, सैनिक बना दिया जाता था। और उसके बाद में क्या करते थे, जहाँ उसमें सहनशील व अपने संवेगों पर विजय पाने के लिए कई दिनों तक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र के बिना रहना, पढ़ना, शारीरिक कष्ट होने पर रो देना कमजोरी समझ जाता है, फलस्वरूप दंड दिया जाता था। 7 से 12 वर्ष के में बेरक का अनुशासन दिया जाता, 12 से 20 वर्ष कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता, कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। 20 से 30 में सैनिक जीवन दिया जाता। कैसे? 20 से 30 में सैनिक जीवन दिया जाता। 30 से 60 में राज्य की सेवा दी जाती, 30 से 60 में राज्य की सेवा दी जाती थी। अब समझ गए। 0 से 7 में संरक्षण रहता है, 7 से 12 से बैरक अनुशासन, 20 से कठोर सैनिक प्रशिक्षण, 30 से 30 सैनिक जीवन दिया जाता था। 30 से 60 साल तक राज्य की सेवा करता था। सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता? इरेन। क्या कहा जाता? सैनिक टुकड़ी को इरेन कहा जाता था। 18 वर्ष के बाल लड़कों की गुप्त सेना को क्या कहा जाता? 18 सेना की गुप्त सेना को क्या कहा जाता? क्रिप्टिया कहा जाता था। नागरिकों को सिटी सोल्जर्स यानी कि नगर सैनिक कहा जाता था। सिटी सोल्जर्स कहा जाता था। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगो कहा जाता था स्पार्टा काल में। ठीक है, एगो के संचालक को क्या कहा जाता था? पेडोनोमस कहा जाता है। कार्य के बदले तनख्वाह नहीं दी जाती, कार्य करने के बदला तनख्वाह नहीं दी जाती थी। ठीक है, खेल मैदान को प्लेटिनिस्टास्ट कहा जाता था। जिम्नास्टिक युक्त नृत्य को विबासिस कहा जाता था। धार्मिक नृत्य को हारमेस कहा जाता था। केस आर्टिस्ट कहा जाता। केस आर्टिस्ट सैनिकों का नृत्य पापीहिक सैनिकों को पापीहिक कहा जाता। सारी प्रश्न लेने वाले को एफोर्स कहा जाता। एफोर्स 5 वरिष्ठ मजिस्ट्रों की एक बोर्ड शक्तिशाली पद है। ठीक है, एफोर्स कहा जाता था। पूर्व एथेंस काल को सर्वांगीण विकास में विकसित था। सर्वांगीण मतलब सभी कारों में विकसित था। राज्य में अनेक गुलाम भी थे, परंतु शिक्षा व लोकतंत्र पर सिर्फ मूल यूनान वासियों का विशेषाधिकार था। एथेंस वासी अपने शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धतियों में व्यवहारिक थे। उनके युवा नकल, अनुकरण तथा भागीदारी से सीखते थे। शुरुआती एथेंस वासी शारीरिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण समझते थे। वे उन्हें शरीर व आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझते थे। पूर्ण शिक्षा का अर्थ नैतिकता, कला, गणित, शारीरिक गतिविधि युक्त शिक्षा था। धर्म, बड़ों की इज्जत, बड़ों की भगवान के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति वफादार, शारीरिक शिक्षा आदि महत्वपूर्ण दिया जाता। 7 वर्ष की आयु के बाद बालक को 7 वर्ष के बाद पूर्व एथेंस काल में क्या किया जाता था? 7 वर्ष के बाद बालक को प्लास्त्रा कुश्ती विद्यालय तथा
डिडास्केलियम संगीत विद्यालय में डिडास्केलियम संगीत दिया था। प्लास्टर विद्यालय में जाना पड़ता था। प्लास्टा में कुश्ती, मुक्केबाजी, कूदना, फेंकना, दौड़ना आदि सिखाया जाता था। डिडास्केलियम में संगीत के साथ साहित्य, गणित भी सिखाया करते थे। प्लास्टा का संचालक कौन करता? पेडो ट्राइब शारीरिक शिक्षक करता था। पेडो ट्राइब करता था। शारीरिक गतिविधियों में पैदल चाल बहुत सामान्य तथा प्रमुख अंग था। ठीक है, प्रमुख अंग था। इसमें पेंटाथलन होता था। इसमें पेंटाथलन 5 गेम होते हैं। लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, फुट रेस और रेसलिंग, ये 5 गेम होते थे। बिना नियम की मुक्केबाजी द्वंद्व तब तक चलता था जब तक एक हार न मान ले या मर न जाए। ऐसे प्रमाण भी मिलते थे जिस महिला मुक्केबाजी भी भाग लेती थी यहाँ पूर्व एथेंस काल में। कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रण खेल को पेनक्रेशन कहा जाता था। गेंद का प्रयोग कर शारीरिक शिक्षा देने वाले अध्यापक को स्पेरिस्ट कहा जाता था। बाल की शिक्षा देने वाले शिक्षक को एकोनिस्ट कहा जाता था। धनुर्विद्या तथा तीरंदाजी शिक्षा देने वाले अध्यापक को टोक्सोटोज कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र चलाने वाले शिक्षा के देने वाले अध्यापक को होब्लोमेचोस कहा जाता था। एथेंस में गरीब लोगों के व्यायाम करने का स्थान को लासो सार्गस कहा जाता था। हेलिनोडिकार्ड शारीरिक शिक्षा परीक्षण विशेषज्ञ था। हेलिनोडिकार्ड शारीरिक शिक्षा परीक्षण विशेषज्ञ था। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, शारीरिक व मानसिक विकास को बराबर महत्व दिया जाता था। महिलाओं के लिए हेरा खेल हेरा गेम्स, तो जीएस की पत्नी थी। ठीक है। वेजेट कौन था? तैराकी की देवी थी। कहा तैराकी को वेजेट को तैराकी की देवी कहा जाता है। चाल राष्ट्रीय एथेंस प्रतियोगिता पैन हेलेनिक्स भी कहा जाता है। चाल राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता जो पैन हेलेनिक कहते थे। ओलंपिक खेल प्रथम ओलंपिक 700 बीसा से 5 दिन चलने वाली प्रतियोगिता जो अगस्त माह में आयोजित होती थी भगवान जीएस को समर्पित थी। हर 4 साल में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता शुरू एकमात्र इवेंट से हुई, प्रथम और अंतिम दिन होती थी। इसके मतलब नहीं समझा मैं। चार राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता होती है। इसे पेन हेलेनिक्स कहा जाता था। ओलंपिक प्रथम आयोजित 705 दिन चलने वाली प्रतियोगिता, प्रथम दिन तो ठीक है अगस्त माह में आयोजित होता था। ठीक है, भगवान जीएस को समर्पित था। हर 4 साल में आयोजित होता था। शुरुआती इवेंट में ही हुई जो प्रथम और अंतिम दिन होता था। ओलंपिक का नाम ओलंपिया पर्वत के कारण इसे ओलंपिया पर्वत के कारण पड़ा। ठीक है, ओलंपिक का नाम ओलंपिया पर्वत के कारण पड़ा जो एलिस की घाटी में है। कहाँ है? एलिस की घाटी में है। ठीक है, यहाँ क्या होता था, इन खेलों में इतना धार्मिक पवित्रता माना जाता था। निरंतर चलने वाले अनेक राज्यों के मध्य युद्ध को भी रोक दिया जाता था क्योंकि खिलाड़ियों को आने जाने में कोई भय न हो, जिसे एके चेरिया ओलंपिक संधि भी कहा जाता। एकेचेरिया ओलंपिक संधि भी कहा जाता था। किसी व्यक्ति को इस दौरान मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, इसलिए इसे ओलंपिक शांति का प्रतीक बने। किसके? ओलंपिक शांति का प्रतीक बने। ठीक है, सेकंड दे ओलंपिक के मध्य का समय। ठीक है, इसे हरक्यूलिस ने अपने पिता जीएस के सम्मान में खेलों का प्रारंभ किया। ठीक है, सभी खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में नग्न भाग लेते थे।
खिलाड़ियों सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते थे, न कि धन जीतने हेतु। विजेता को जैतून की टहनी मिलती थी। गुलामों व महिलाओं को प्रतियोगियों में हिस्सा लेना मना था। विवाहित महिलाओं के लिए ओलंपिक देखना भी मना था। विवाहित महिलाओं के लिए ओलंपिक देखना मना था और गुलामों महिलाओं को प्रतियोगिता में भाग लेना भी मना था। ठीक है। शुरुआती ओलंपिक एकमात्र इवेंट था 648 ईस्वी में बना था। ठीक है। यह प्रथम दिन आयोजित करवाया जाता था। स्टेडियम की लंबाई जितनी रेस, जिसे स्टेडियन कहते हैं, अधिकतम 23 इवेंट हुई। किसी ओलंपिक में समय के साथ खेलों की संख्या बदलती रही। जैसे ये देख लेना, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। 5 दिन का समय था। 3 दिन खेल, 2 दिन धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था। प्रथम दिन में शपथ तथा उद्घाटन के समय सुअर तथा मध्य में 100 बैलों की बलि दी जाती थी। वाह यार। दूसरे दिन में रथ दौड़ और पेंटाथलॉन। तीसरे दिन पूर्णिमा का दिन पैदल चाल तथा रेस, मुक्केबाजी, कुश्ती होता था। चौथा दिन क्या होता है? मुख्य रेस, एक फुगार्स 220 गज तथा 201 मीटर, 2 फार्क्स 3 मील रेस, कुश्ती, मुक्केबाजी की फाइनल, एक केचेरिया समाप्ति इसी दिन होती थी। 5वां दिन विजेताओं का सम्मान तथा व धार्मिक रीतियाँ। ओलंपियम स्मारकीय स्थान जहाँ जीएस की 440 फीट की मूर्ति थी। 600 ईसा पूर्व के आसपास पहलवान मीलों 6 ओलंपिया का विजेता रहा। ठीक है। डोली क्या है? डोली चोज 4800 मीटर होता है। ओलंपिक में अपना महत्व खो दिया। यह यूनान में रोमन शक्ति उभरती। थियोडोसिस ने ईसाई धर्म पर हवाला देकर यह खेल 394 ईस्वी में बंद करवा दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि 394 ईस्वी पूर्व में बंद कर दिया गया था इन गेमों को। ठीक है। 200 कुल ओलंपिक खेल 294 हुए थे। कितने? 293 हुए थे। कितने? 293। ठीक है, आगे चलते हैं। पुजारिन को डेमेट्रस कोरोबस प्रथम विजेता को कहा जाता। वर्स्टेडी अंतिम विजेता को कहा जाता है। कविता गाने वाले को पिंडर कहा जाता था। नीरो रिश्वत से जीतने वाले व्यक्ति को नीरो कहा जाता था। मूर्तिकार फिडियास को कहा जाता। किसके? फिडियास को कहा जाता था। इस्थमियन खेल 581 ईसा पूर्व में ओलंपियाड के दूसरे व चौथे वर्ष कोरिनिदी के मैदान में आयोजित होता था। देखो इस्थमियन खेल 581 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है। ओलंपियाड के दूसरे चौथे कोरिनिदी के मैदान में आयोजित होता था। ठीक है। इसमें एथलेटिक्स, संगीत, घुड़सवारी, मुक्केबाजी, नौका विहार के लिए प्रसिद्ध खेल था। ठीक है। पासीडोन समुद्र देव को समर्पित खेल है तथा पुरस्कार को क्या कहता? पुरस्कार, इसमें पुरस्कार किस किया जाता? अजवाइन मुकुट, बाद में पाइन पुष्पांजलि दी जाती थी। बाद में पाइन पुष्पांजलि दी जाती थी। पाइथेनियन खेल 582 ईस्वी में, ये कैसे में? 82 ईसा पूर्व में। ठीक है। संगीत का त्यौहार भगवान अपोलो। संगीत का त्यौहार क्या था? भगवान अपोलो
सूर्य देवता, संगीत के देवता, रोग ठीक करने के देवता के सम्मान में समय के साथ खेल प्रतियोगिता भी होने लगी। ओलंपिक के बाद दूसरे महत्वपूर्ण खेल हैं, ठीक है। ओलंपियाड के 30 वर्ष में स्थिमियन तथा नीमेन के मध्य आयोजित होता था। डेल्फी पर्वत के निचले तल मैदान पर आयोजित होता था। मुख्य आकर्षण रथ दौड़, घुड़दौड़, कला, नृत्य, महिलाओं भी भाग लेती थी। नीमेन खेल 573 ईसा पूर्व में जीएस के सम्मान में आर्गोलियस के मैदान में, किसमें, जीएस के सम्मान में आर्गोलियस के मैदान में होता था, ठीक है। प्रति 2 वर्ष में आयोजित होता, कितने वर्ष, प्रति 2 वर्ष में। ट्रैक की क्रिया प्रमुख होती थी। पुरस्कार जंगली अजवाइन का मुकुट दिया जाता था, ठीक है। ये पूर्व एथेंस काल अब कंप्लीट हुआ है। अब उत्तर एथेंस काल में क्या जाता है, खेलों के इतिहास का गोल्डन एज, गोल्डन काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, एज ऑफ ट्रांजिशन, बदलाव का दौर भी कहा जाता है उत्तर एथेंस काल को, ठीक है। इस दौरान में बुद्धिवान तथा व्यायामवाद सारी गतियों पर भारी पड़ने लगा। इसमें साहित्य, दार्शनिक, कला, कार्य, नई ऊंचाइयों की नई सोच, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इसके काल में उत्तर एथेंस काल में आए थे। एथलीट अब एमच्योर न रहकर व्यावसायिक हो गए थे। सुकरात के अनुसार शिक्षा बिना एथलीट्स के बिल्कुल शरीर बिना आत्मा जैसी है। ये कहा है सुकरात ने, क्या है कि एथलीट्स है ना, शरीर बिना आत्मा जैसी है। एथलीट्स वाले शिक्षा है ना, शिक्षा एथलीट्स के बिल्कुल शरीर की बिना आत्मा जैसी है। प्लेटो के अनुसार क्या है, शारीरिक शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। क्या है, शक्तिशाली साधन है जिससे युवाओं में नैतिकता आती है। क्या आती है, नैतिकता। प्लेटो ने कुश्ती खेल से ओलंपिक में भाग लिया और जीता भी। उनका यह मत या किसी एथलेटिक्स व बुद्धिवान में संतुलित होना चाहिए। प्लेटो की ही विद्यार्थी अरस्तु के साथ बुद्धिवान जीतने लगा और नए विचारों से समाज में अपनी जगह बना ली। इस समय शारीरिक शिक्षा लक्ष्य व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य बनाना व अच्छी आदतों का निर्माण करने मात्र तक सीमित था। हिप्पोक्रेट्स ने इस काल में मेडिकल, जिम्नास्टिक व शरीर क्रिया विज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी। मसाज, शरीर का वर्गीकरण आदि लिखा, ठीक है। एथेंस में 3 प्रसिद्ध जिम्नेजियम हुआ था। कौन कौन से, लाइसियम, साइनासार्गस, एकेडमी प्लेटो के द्वारा, लाइसियम अरस्तु को पेरिपेटेटिक्स के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स ने मसाज, शरीर का वर्णन किया था, ठीक है। अब आते हैं क्षेत्र। देखो हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषता होगी। जैसे अब रोम आया, रोम के बाद में अपन जर्मनी करेंगे, फिर डेनमार्क करेंगे, फिर रूस करेंगे, आदि क्षेत्र आते हैं, स्वीडन करेंगे। रोम करते हैं आज। रूढ़िवादी समाज में लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। रोम क्या है, रूढ़िवादी तथा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। विचार कैसी थी, व्यवहारिक थी। कैसी थी, व्यवहारिक थी अतः प्रेगमेटिज्म थी। कैसे थी, व्यवहारिक तथा प्रेगमेटिज्म थी। रोम के लोगों को बुद्धित्ववाद दर्शन में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, परंतु उन्होंने पूरे विश्व को राजनीतिक, संगठन, प्रशासन, प्रबंधनशाली कला के सिखाया था। रोम वाले विश्व भर में भाषण तथा वाद विवाद की कला के लिए प्रसिद्ध था। रोम इसके लिए, भाषण तथा वाद विवाद के लिए, ठीक है। इसका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था इसमें, रोम में स्वास्थ्य, शारीरिक दक्षता, शक्ति, हिम्मत व लड़ने में सक्षम, ये बातचीत बताई। नवयुवकों में हैंडबॉल जैसे खेल प्रसिद्ध था रोम में, ठीक है। और क्या था, कैंपस मेरिसस रोम के नौजवानों में मार्शल आर्ट शिक्षा, नागरिकों के कर्तव्य सिखाने का केंद्र था, ठीक है। 246 ईसा पूर्व में गैलेडिएटर
भिड़ंत गेलेडी 246 ईस्वी में गेलेटियर भिड़ंत होता था इसमें, ठीक है। रोम में क्या होता था, रोम में कोलोसियम प्राचीन समय का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर था, जो राजधानी में इस स्थल को ग्लैडिएटर भिड़ंत का आयोजित होता था, भिड़ंत का आयोजित होता था। रोम में कोलोसियम बड़ा, ठीक है, ये था। गेलेन था, इसने व्यायाम तथा आहार के प्रभाव को स्वास्थ्य के संबंध में पढ़ाया। गेलेन को नब्ज पढ़कर रोगों की समीक्षा करने का प्रथम व्यक्ति था गेलेन, ठीक है। ओपेरो नाजियो नेल बबीला रोम शारीरिक शिक्षा का अलग विभाग है। थर्मी स्नान है। थर्मी एक्सजिस्ट एक खुला लंबा बरामदा है जिसका उपयोग रोम तथा यूनान वासी एथलीट्स अभ्यास के लिए किया करते थे। अब जर्मन, कौन सा, जर्मन में कहता है कि जर्मन में द फिलैंथ्रोपियम संस्था, इस यहाँ पर जर्मनी में क्या है प्रभाव पड़ा किसका, इसमें एक संस्था बनी फिलैंथ्रोपियन कब बनी थी, 1774 से 1793 के मध्य संस्था फिलैंथ्रोपियन संस्था बड़ी। इसका जनक कौन था, जॉन बेनोर्ड बेसडो थे। 1724 से लेकर 1790 इसका जन्म रहा था। इसे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, जॉन बेनोर्ड बेसडो को। इसकी फिलैंथ्रोपियन किसके द्वारा लिखी गई, जॉन बेनोर्ड बेसडो। इसकी पुस्तक कौन से, एलिमेंट वर्क, कौन सी पुस्तक है, एलिमेंट वर्क इसकी पुस्तक है, जॉन बेनोर्ड बेसडो। यह है जॉन बेनोर्ड बेसडो। शिक्षा में इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण करने का माध्यम माना जाता था, ठीक है। जर्मनी में फिलैंथ्रोपियन डेसुमेन नामक स्कूल खोला, कि जर्मनी में फिलैंथ्रोपियन डेसुमेन नामक एक स्कूल खोला था। यूरोप का प्रथम आधुनिक विद्यालय जहां जिम्नास्टिक नियमित होती थी। बेसडो ने 5 घंटे शिक्षा तथा 3 घंटे जिम्नास्टिक को अनिवार्य बनाया था, ठीक है, अनिवार्य बनाया था, ठीक है। जॉन साइमन के बारे में बताया गया है। अब दूसरा विद्वान आता है जॉन साइमन। इसने प्रथम शारीरिक शिक्षा, जिसने पूरे स्कूल में 1 घंटे सुबह तथा 2 घंटे दोपहर, क्या करें, 1 घंटे सुबह 2 घंटे दोपहर में विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ कराया करते थे, ठीक है। इन कारणों को फिलैंथ्रोपियन एक मॉडल स्कूल बना, ठीक है, जिसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और रेसलिंग करवाया करता था, यूनानी जिम्नास्टिक्स, ठीक है। अब दूसरी संस्था आती है सनेपन थाल शिक्षा विद्यालय। सनेपन थाल शिक्षा विद्यालय का जनक किसे कहा जाता है, क्रिश्चियन गोथिप सेल्जमान को कहा जाता है। 1744 से 1811 के मध्य 1785 में संस्था खोली थी। कब खोली थी, 1785 में यह संस्था खोली। फिलैंथ्रोपियन की भांति यह विद्यालय भी रूसो के विचारों पर आधारित थी। कैसे थे, विचार पर आधारित थी। सेल्जमान खुद फिलैंथ्रोपियन में शिक्षक थे। कैसे थे, सेल्जमान फिलैंथ्रोपियन शिक्षक थे। सेल्जमान प्रथम बार जिम्नास्टिक तथा शारीरिक गतिविधियों को पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में देखा। दूसरा आया था कार्ल नात्रे, एक अन्य शिक्षक था, जिसे वातावरण के में जिम्नास्टिक के साथ साथ फेंकना, पोल वोल्ट, हिल रनिंग, यानी कि इस संस्था खोली थी सनेपन-थाल शिक्षा विद्यालय तथा किसमें, सेल्जमान द्वारा खोला गया था। दूसरा शिक्षक था कार्ल आंद्रे द्वारा, ठीक है। जॉन, अब अगली संस्था है जॉन क्रिस्टोफर, विद्वान आते जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गार्डस्मथ। इसे जर्मन जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। इसका जन्म 1700
1959 से 1839 के मध्य हुआ था। इसके जर्मन जिम्नास्ट का पिता कहा जाता है इसको, ठीक है। जिम्नास्टिक को नई दिशा देने का कार्य किया, जैसे रस्सी चढ़ना, तैराकी, कुश्ती, खींचना, खेलना आदि संतुलन होता था। इसकी पुस्तक कौन सी थी? फिजिकल एजुकेशन फॉर यंग, एक गेम्स, 105 मनोरंजन खेल, ठीक है। गर्ट्स मतानुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मानव के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। कैसा? व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ठीक है। टर्नवरीन आंदोलन, टर्नवरीन मूवमेंट आंदोलन, टर्न मूवमेंट कहाँ का था? बर्लिन। कहाँ हुआ आंदोलन? बर्लिन में। इसे किसके द्वारा? फ्रेडरिक लुडविग जोन द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक लुडविग जोन द्वारा। कब चलाया गया? 1700। फ्रेडरिक लुडविग का जन्म कब हुआ? 1778 से 1852 के मध्य। इसे शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का साधन माना। किसने? जोन ने। तत्व जिम्नास्टिक के पिता कहा जाता है, इसे जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है लुडविग जोन को, ठीक है। 1811 में क्या किया इसने? 1811 में ट्रन प्लाज तथा व्यायामशाला की शुरुआत की, जिसमें निम्न गतिविधियां कराई जाती थी। सारी गतिविधियां हफ्ते में 4 बार कराई जाती थी। कैसे कराई जाती? 4 बार गतिविधि कराई जाती थी, ठीक है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ट्रेनर कहा जाता था। लुडविग जोन को द फादर ऑफ स्टेमिक्स फिजिकल कल्चर कहा जाता था, ठीक है, कल्चर कहा जाता था। अब ये देखो अलग अलग के अनुसार अलग अलग बताया गया है, ठीक है। जॉन बर्नार्ड बेस्रो एक संस्था बनाई इसने, फिलांथ्रोपियम। 1700 कब बनाई? 1774 में संस्था बनाई, ठीक है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक एलिमेंटल वर्क पुस्तक थी। शारीरिक शिक्षा को पूर्ण व्यक्तित्व विकास का साधन माना है इसने। स्कूल में शिक्षा प्लस शारीरिक शिक्षा का योगदान दिया इसने, ठीक है। आगे चलते हैं। गट्समथ की संस्था है सनेपन नाथ, 1785 में जर्मन जिम्नास्ट का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक कौन सी? जिम फॉर यंग गेम्स, 105 पुस्तक। जिम्नास्टिक से नैतिक व चरित्र निर्माण की विकास किया इसने। नवाचार रिकॉर्ड उपकरण प्राप्त किया। लुडविग जोन प्लाज 1811 में टर्नवरीन आंदोलन कहा जाता है। जिम्नास्टिक का पिता, जर्मन जिम्नास्टिक की पुस्तक इसकी जिम्नास्टिक से देशभक्ति जगाने का साधन बनाया। मैदान उपकरण जिम को व्यक्तित्व खेल बना। सेल्जमान, कार्ल आंद्रे, कार्ल डीएम, जॉन साइमन सीच आदि विद्वान थे। आदि पुस्तकें देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। जॉन बेस्डो एलिमेंट वर्क आधुनिक शारीरिक का पिता कहा जाता है। गट्समथ को फिजिकल एजुकेशन और फॉर यंग जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। लुडविग जोन को मैनुअल ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक ट्रन कुनुस्ट जिम्नास्टिक के पिता कहा जाता है। एडोल्फ स्पीच सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल, जर्मनी में एडोल्फ स्पीच को जर्मनी में महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक शुरू करने का श्रेय जाता है। ईटी गुस्तव को फादर ऑफ प्ले ग्राउंड ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। गोल्डन प्लान, इसको कहा जाता है गोल्डन प्लान ओलंपिक सिक्योरिटी ग्राम। अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की 1844 में। एल्यूर महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक। कार्ल डियर जर्मन जिम्नास्टिक शारीरिक का पिता कहा जाता है। कार्ल डियम को जर्मन जिम्नास्टिक शारीरिक का पिता कहा जाता है। इस तरह ये जर्मन जिम्नास्टिक, ठीक है। अब दूसरा था डेनमार्क को मिलिट्री जिम्नास्टिक संबंध है। किससे? मिलिट्री जिम्नास्टिक संबंध है डेनमार्क को मिलिट्री जिम्नास्टिक संबंध। 1814 में शारीरिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय 7 से 14 वर्ष के बालकों के पाठ्यक्रम आवश्यक विषय घोषित किया गया था। फ्रेन नेस्गल ये डेनमार्क शिक्षा में गट्समथ की पुस्तक को बहुत प्रभाव पड़ा था। इसके गट्समथ की पुस्तक जिम्नास्टिक फॉर यंग। इसने 1798 में यूरोप का प्रथम जिम्नास्टिक क्लब की स्थापना की। फिर 1799 कोपेनहेगन में खुला व्यायामशाला तथा जिम्नास्टिक बनाया। पिछली पुस्तक कौन सी है? मैनुअल्स ऑफ द जिम्नास्टिक फॉर
सेकेंडरी स्कूल, ये 2 पुस्तकें हैं। डेनमार्क में लोक विद्यालय फ्लोक स्कूल में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा राइफल क्लब भी लोगों में देशभक्ति तथा व शारीरिक दक्षता की अलग जगाने का साधन बने। 1864 में राइफल क्लब को बढ़ावा देने का कार्य किया था इसने, ठीक है। एक दूसरा था, एक नेस्कल था, एक नीलबर्ग था। नीलबर्ग जिम्नास्टिक स्कूल खोला था। प्रमुख पुस्तकें थी कौन सी? प्रारंभिक जिम्नास्टिक। इसको कोपनहेगन स्पोर्ट्स पार्क की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1911 में। कोपनहेगन स्पोर्ट्स पार्क की स्थापना 1911 में की थी। इसकी पुस्तक कौन है? प्रारंभिक जिम्नास्टिक, ठीक है, नीलबर्ग की, ठीक है। ये इंग्लैंड, डेनमार्क हो गया। अब इंग्लैंड ये बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।